बचपन ऐसी जगह बीता था। ये घर है या खंडहर, इस जगह को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ इंसान नहीं बल्कि शैतान रहते हो। सब कुछ कितना डरावना सा है। रक्षिता इस समय एक हवेली के सामने खड़ी थी और हवेली को देखते ही उसके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ने लगी थी। ये वही हवेली थी जहां रक्षिता का आधा बचपन बीता था और आज कई साल बाद वो इस जगह आई थी। हवेली के मेन गेट को खोलते ही कुछ चमगादड़ रक्षिता के सिर के ऊपर से उड़ गए और डर के मारे उसकी सांसें भारी हो गई। किसी तरह अपने डर को काबू करते हुए मगर थोड़ा कपकपाते हुए रक्षिता गार्डन में पहुंच गई और गौर से हवेली को देखने लगी। जब रक्षिता यहाँ रहती थी तब वो काफी छोटी थी, इसलिए उसे ठीक से याद नहीं था कि हवेली के आसपास का माहौल कैसा था। मगर आज जब वो यहाँ खड़ी थी तो अपने पूर्वजों की हवेली उसे किसी भूतिया हवेली से कम नहीं लग रही थी। हालांकि वहाँ आसपास और भी लोग रहते थे, मगर जिस जगह पर हवेली बनी हुई थी उसके आसपास बहुत कम घर थे। बाजार भी 1 किलोमीटर दूर था। रक्षिता हाथ जोड़ते हुए खुद से कहती है, कहीं दादी सच में मेरे नाम किसी हॉन्टेड हाउस को तो नहीं कर गई। हेलो मोटो। कहीं कोई भूत प्रेत मुझे पकड़ न ले। हे भगवान, प्लीज मुझे बचा लेना। मैं अभी मरना नहीं चाहती। मेरी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर। रक्षिता 23 साल की सुंदर और समझदार लड़की थी जो फिलहाल अपनी पढ़ाई और जॉब के बारे में ना सोचकर उस कर्जे को चुकाने का बंदोबस्त कर रही थी जो उसके सौतेले पिता उसके कंधों पर छोड़ गए थे। दरअसल उन्हें जुआ खेलने की बहुत बुरी आदत लग गई थी, जिस वजह से उन्होंने कई लोगों से कर्जा लिया और उसे भी जुए में हार बैठे और इसी वजह से एक दिन किसी ने उन्हें मार डाला। अब न सिर्फ रक्षिता के ऊपर ये कर्जा आ गया था, बल्कि इसके साथ साथ उसे अपनी बीमार माँ का इलाज भी करवाना था और 2 छोटे भाई बहन का ध्यान भी रखना था। नौकरी न होने के कारण रक्षिता ने फैसला किया कि वो अपने पूर्वजों की इस हवेली को बेच देगी जो मरने से पहले उसकी दादी उसके नाम कर गई थी। इस हवेली को रक्षिता बेचना तो नहीं चाहती थी, मगर उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। इसलिए जब किसी ने हवेली को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया तो रक्षिता भी बिना किसी देरी के उसे साफ करने पहुंच गई। पर अब गेट के अंदर की दुनिया उसे डरा रही थी। एक तरफ चांद की रोशनी में खंडहर हवेली बहुत सुंदर तो लग रही थी, पर हवा में एक ठंडी नमी थी, वैसी नमी जो कपड़ों में बस जाती है। किसी तरह रक्षिता ने हवेली का मेन डोर खोला और अंदर आ गई। चारों ओर धूल ही धूल थी। रक्षिता चारों ओर देखते हुए खुद से कहती है, पहले किचन, लिविंग रूम और एक कमरा साफ कर लेती हूँ, उसके बाद बेसमेंट की सफाई करूंगी, क्योंकि हो सकता है कि मुझे वहाँ कोई कीमती सामान मिल जाए। दादी अक्सर उस ओर जाने से मना करती थी और कमरा बंद रखती थी, इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ कुछ तो है। सब कुछ प्लान करने के बाद रक्षिता ने अपने साथ लाया हुआ सारा सामान हॉल में रखा और सबसे पहले किचन को साफ करने चली गई। उसने किचन साफ करने के बाद खिड़कियां खोली ताकि साफ हवा हवेली के अंदर आए। अब वो बहुत जल्दी हाथ चला रही थी। वो पूरी तरह तो सब कुछ साफ नहीं कर पाई, पर 1-2 घंटे में रक्षिता ज्यादातर धूल मिट्टी साफ करने में कामयाब रही। उसने सारा जरूरी सामान कमरे और किचन में रखा और फिर लिविंग रूम में आ गई। लिविंग रूम की ओर आते हुए उसे लगा जैसे हवा का झोंका बेसमेंट से ऊपर आ रहा था।
उसे ये अजीब लगा क्योंकि बेसमेंट का दरवाजा बंद था और वहां से हवा के आने का कोई सोर्स नहीं था। रक्षिता फिर से डर सी गई, पर अब वो बहुत थक चुकी थी। रक्षिता ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, उफ, मन तो हो रहा है कि यहीं सो जाऊं, मगर काम ज्यादा है और समय कम। पता नहीं ये हवेली इतनी बड़ी क्यों है, पर हवेली बड़ी है तो महंगे दाम पर भी बिकेगी और ज्यादा पैसा भी मिलेगा, जिससे मैं कर्ज चुकाने के साथ साथ और भी बहुत काम कर सकती हूँ। कुछ देर आराम करने के बाद रक्षिता बेसमेंट की ओर बढ़ गई, जहाँ एक कमरा और एक बाथरूम था। जैसे जैसे वो दरवाजे की ओर बढ़ रही थी, वहां से आ रही ठंडी हवाएं उसे महसूस हो रही थी। उसने दरवाजे की ओर अपना हाथ बढ़ाया ही था कि वो दरवाजा अपने आप खुल गया। ओह माय गॉड, ये कमरा है या कोई कबाड़ खाना? इतनी ज्यादा धूल तो पूरी हवेली में नहीं होगी जितनी केवल इस बेसमेंट में है। दरवाजा खुलने के कारण धूल इधर उधर उड़ने लगी थी, जिससे रक्षिता बुरी तरह खांस रही थी और बीच बीच में उसे छींक भी आ रही थी। वो तुरंत बेसमेंट से बाहर आ गई और कुछ देर धूल के बैठने का इंतजार किया, पर उसके बाहर आते ही धूल अपने आप ही सेटल हो गई। डैम इट, ये धूल अचानक कैसे सेटल हो गई? अभी तो यहाँ इतनी धूल थी कि मुझे लगा मुझे कहीं एलर्जी ना हो जाए, पर चलो कोई नहीं, सफाई तो अब भी बहुत लगेगी। पता नहीं कौन सी सदी से ये बेसमेंट बंद पड़ा हुआ है और ना जाने कितने दिन लगेंगे इसकी सफाई में। हाँ, कुछ भी हो, मुझे जल्दी से जल्दी ये हवेली साफ करनी ही होगी। कुछ दिन बाद मिस्टर गुप्ता इस हवेली को देखने आएंगे, इसलिए उनके आने से पहले ये हवेली साफ सुथरी होनी जरूरी है ताकि वो ठीक से टूर ले सके। साफ सफाई के दौरान रक्षिता ने कुछ बक्से और संदूकों पर नजर डाली। वैसे तो मुझे पूरा यकीन है कि उनमें भी कचरा ही होगा, मगर ऐसा भी हो सकता है कि इसमें दादी की कोई कीमती चीज पड़ी हो। गलती से वो भी कूड़े के ढेर में ना चली जाए, इसके लिए मुझे इन बक्सों को खोलकर देखना होगा। मगर ये ताले, बक्सों पर लगे ताले काफी मजबूत थे और उनकी चाबी का कोई अता पता नहीं था, इसलिए रक्षिता उन्हें तोड़ने के लिए हथौड़ा लेकर आई और जमीन पर बैठ गई। तभी अपने आप उन डब्बों के ढेर से एक संदूक उसके पैर के पास आकर गिरा। संदूक थोड़ा बड़ा था, तो उसके गिरने की आवाज से रक्षिता को दोबारा वही सिरहन उसके गले के पास महसूस हुई। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये संदूक रक्षिता को अपनी ओर बुला रहा हो। तो रक्षिता ने पहले इसी संदूक को खोलने का फैसला किया। उसने संदूक को सही ढंग से अपने सामने रखा और हल्के हाथों से हथौड़ा ताले पर दे मारा। हथौड़े ने अभी ताले को ठीक से छुआ भी नहीं था, मगर उससे पहले ही संदूक का ताला टूटकर बिखर गया। संदूक के खुलते ही काफी सारी धूल उड़कर रक्षिता की आंख और नाक में चली गई। छी, छी, कितनी गंदगी है। आउच, मेरी आंखें। बड़ी देर तक अपनी आंखों को मसलने के बाद रक्षिता को थोड़ा सुकून मिला और उसने बड़े ध्यान से वो संदूक टटोला, जिसमें कुछ किताबें रखी हुई थी। ये काफी पुरानी किताबें थी और रक्षिता ने ये पूरा ही संदूक कूड़े में फेंकने का मन बना लिया था, मगर अचानक उसके हाथ एक डब्बा लगा जो संदूक के कोने में पड़ा था। रक्षिता ने वो डब्बा उठाया और उसे मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर देखा। वो डब्बा काफी कीमती लग रहा था, मगर उस पर काफी धूल लगी हुई थी, जिस कारण डब्बे की चमक कहीं गायब हो गई थी। रक्षिता को याद आया कि उसकी दादी इस बेसमेंट का दरवाजा लॉक करके रखती थी और जब रक्षिता उनसे इस बारे में पूछती थी तो वो कहती थी,
हर दरवाजे का ताला खोलना जरूरी नहीं होता है। कुछ चीजें बंद करके और सहेज कर ही रखी जाएं तो ही अच्छा होता है। रक्षिता कुछ देर तक यही सोचती रह गई कि वो ये डब्बा खोले या ना खोले, पर फिर उसने सोचा वैसे भी ये सारा सामान या तो कचरे में जाएगा या मेरे किसी काम आएगा। अब जब तक मुझे पता नहीं लगेगा कि इस कमरे में क्या क्या है, तब तक मैं कचरे और कीमती सामान के बीच का फर्क कैसे पता करूंगी। मेरे ख्याल से तो मुझे सब कुछ खोल कर देख लेना चाहिए। इस ख्याल के साथ रक्षिता ने उस डब्बे को खोला और तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि डब्बे के अंदर एक अंगूठी रखी हुई थी जो फ्लैश लाइट से आ रही रोशनी में कुछ ज्यादा ही चमक रही थी। ओह माय गॉड, कितनी सुंदर अंगूठी है ये हीरे काफी कीमती लगते हैं और इस अंगूठी का स्टाइल भी काफी यूनिक है, पर ये जितनी सुंदर है उतनी ही डरावनी भी। रक्षिता ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो अंगूठी काले रंग की थी। उस अंगूठी पर एक चेहरा बना हुआ था, एक औरत का चेहरा जिसकी आंखें लाल थी। ये कोई नॉर्मल लेडी नहीं बल्कि एक डेविल क्वीन लग रही थी। उस अंगूठी पर काले हीरे जड़े हुए थे जो काफी रेयर थे। ये अंगूठी काफी पुरानी थी मगर इसकी चमक अभी भी बरकरार थी, सिवाय उन दो लाल हीरों के जो काफी फीके लग रहे थे। कुछ तो खास था उस अंगूठी में जिसके कारण रक्षिता उस ओर खींची चली जा रही थी। रक्षिता ने अंगूठी को डिब्बे से बाहर निकाला और उसे करीब से देखा तो पाया कि वहां छोटे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। बड़ी मुश्किल से रक्षिता ने उन शब्दों को पढ़ा। Till death do us apart, यानी कि केवल मौत ही हमें एक दूसरे से जुदा कर सकती है। इन शब्दों ने रक्षिता का दिल दहला कर रख दिया था। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी और पूरे शरीर में एक कपकपी सी छूट गई। जब उसने इन शब्दों को दोहराया तो बेसमेंट में अचानक ही गर्मी बढ़ गई और रक्षिता को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा